हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से एक नई क्लास में। इस क्लास में हम देखते हैं संघ एस्केलमेंथिस के सामान्य लक्षण, साथ में वर्गीकरण भी देखेंगे। तो आपको ट्रिक के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि पूरा आपको जनरल कैरेक्टर साथ में क्लासिफिकेशन एग्जाम्पल के साथ में, ठीक है, कैसे याद रख सकते हो। तो जो आपका संघ एस्केलमेंथिस होता है इसको हम नीमेटे हेलमेंथिस भी कहते हैं। तो जो बच्चे अगर नीमेटे हेलमेंथिस से रिलेटेड जानते हैं, मतलब नीमेटे हेलमेंथिस के नाम से जानते हैं, तो वो घबराइए नहीं भैया साहब, ये दूसरा नहीं है, उसी का ही नाम है एस्केलमेंथिस, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हम, वीडियो को एंड तक देखिए, बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो शुरुआत कर लेते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, देखो भैया, हम इसको इंग्लिश में वही बोलते हैं फाइलम एस्केलमेंथिस। संघ को इंग्लिश में बोलते हैं फाइलम, ठीक है, एस्केलमेंथिस। अब यहाँ पर बात आती है कि मैंने यहाँ पर कुछ बातें लिखी है, ठीक है, जो कि 15 पॉइंट है पूरे। अब इसी 15 पॉइंट में आपके छुपे हुए सारे जनरल कैरेक्टर, वही आपको ये ध्यान रखना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नाम की। तो नाम का मतलब ये होगा कि संघ आपका एस्केलमेंथिस होता है, इसका नाम किसने दिया है, ठीक है। तो इसका जो नाम देने वाला वैज्ञानिक था वो, उसका नाम था गेगन-बार। क्या नाम था? गेगन-बार, ठीक है। तो इसका नाम दिया था गेगन-बार ने, ओके। दूसरी बात, सामान्यतः इसको हम कहते हैं गोलकृमि। क्या कहते हैं इसको? गोलकृमि के नाम से जाना जाता है। तो एस्केलमेंथिस होता है, इसको सामान्यतः हम क्या कहते हैं? गोलकृमि। इंग्लिश में इसको कहते हैं राउंड वॉर्म। क्या बोलते हैं इसको? राउंड वॉर्म के नाम से, वॉर्म के नाम से जाना जाता है, ओके। हाँ जी, आगे देखते हैं आवास की। तो आवास की बात करते हैं तो संघ एस्केलमेंथिस के जो भी प्राणी होते हैं वो सारे के सारे जल में रहते हैं भैया, ठीक है। तो जलीय होते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि परजीवी के रूप में भी रहते हैं, है ना, परजीवी के रूप में भी रहते हैं। तो पहली बात हो जाती है, नाम किसने दिया? गेगन-बार ने दिया। सेकंड बात क्या हो जाती है? सामान्य इसको गोलकृमि के नाम से जाना जाता है, यानी कि हम इसको राउंड वॉर्म कहते हैं, ठीक है। एंड आवास की बात करते हैं तो वो जलीय एंड परजीवी होते हैं। अब दोस्तों हम देखते हैं आकार की। देखिए, एक आकार तो आपको मैंने बता दिया, राउंड वॉर्म, ठीक है। दूसरे इसके आकार होता है बेलनाकार भी होते हैं, ठीक है, बेलनाकार भी होते हैं। इसके बाद में इनके शरीर पर क्या होते हैं? खंड नहीं पाए जाते, ठीक है। तो शरीर पर खंड नहीं पाए जाते तो उसको अपन कहते हैं खंड विहीन होते हैं, खंड विहीन होते हैं, ठीक है। तो शरीर पर खंड नहीं पाए जाते, खंड विहीन होते हैं, शरीर पर खंड विहीन होंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं सिमेट्री, यानी कि सममिति। सममिति क्या होती है दोस्तों? यहाँ पर सममिति की अगर मैं बात करूँगा, सिमेट्री की बात करता हूँ, तो अगर हम लोगों को क्या करते हैं, बीच में से काटेंगे, अक्ष में से काटेंगे ऐसे, तो दो बराबर भागों में बढ़ जाएंगे। एक हाथ इधर जाएगा, एक हाथ इधर जाएगा, एक पैर उधर जाएगा, एक पैर उधर जाएगा, यानी कि दोनों के दोनों, है ना, एक आँख इधर जाएगी, एक आँख इधर, कान इधर का इधर, है, मतलब बराबर भागों में बढ़ जाते हैं। तो उसको हम बोलते हैं द्विपार्श्व सममिति, यानी कि अक्ष से काटा जाए तो दो बराबर भागों में बढ़ जाते हैं, उसको हम बोलते हैं द्विपार्श्व सममिति, है ना। इसको हम बोलते हैं द्विपार्श्व सममिति। अर्थात तो यहाँ पर संघ एस्केलमेंथिस के जो भी प्राणी होंगे उसमें सिमेट्री पाई जाती है, द्विपार्श्व सममिति। कौन सी सममिति पाई जाती है? द्विपार्श्व सममिति, ओके। बार बार नहीं बोलता भैया, और बार बार बोलने से आपको याद हो जाता है। हाँ जी, जनन स्तर की बात करते हैं तो जनन स्तर 3 होता है, आप लोग जानते ही हैं। एक्टोडर्म होता है, मेसोडर्म होता है और एंडोडर्म होता है। तो इनमें तीनों की तीनों पाए जाते हैं। अगर तीनों पाए जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। यानी कि तीनों जनन स्तर पाए जाएंगे। तीनों कौन से? मैं लिख देता हूँ, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, यानी कि तीनों की तीनों प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम आगे शारीरिक संगठन की। देखो दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि पहले कोशिका होती है, कोशिका से उत्तक बनता है, उत्तक से उत्तक तंत्र बनता है, फिर उत्तक तंत्र से अंग बनता है, और अंग से अंग तंत्र बनता है, और अंग तंत्र से हमारी बॉडी बनती है। तो हमारा जो शारीरिक संगठन है वो है अंग तंत्र स्तर का। और आपको ध्यान में रखना है, संघ एस्केलमेंथिस के प्राणी होते हैं उनमें भी शारीरिक संगठन कैसा होगा? अंग तंत्र का होगा, ठीक है। अंग तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन होगा भैया, ये इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ से शुरू होता है अंग तंत्र, ठीक है। शरीर योजना की बात करते हैं तो इनमें पाई जाती है नलिका के भीतर नलिका। अब इसका फंडा क्या है समझाता अभी। नलिका के भीतर नलिका। अब नलिका के भीतर नलिका का मतलब क्या होता है? नलिका के भीतर नलिका का मतलब ये होता है कि जहाँ से वो खाता है, जिस छिद्र से वो खाता है,
उसके अलावा दूसरा छिद्र होता है उसको वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं नलिका के भीतर नलिका, यानी कि एक छिद्र से वो खाना खाता है और दूसरे छिद्र से बाहर निकालता है, तो उसको बोलते हैं नलिका के भीतर नलिका, है ना। अब बात करते थे उपांग, सिर और कंकाल, ठीक है। उपांग, सिर और कंकाल ये सभी क्या होते हैं, इसमें एब्सेंट होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग बात है, आपको समझाता हूँ अभी। अनुपस्थित होते हैं, अब मैंने आपको बोल दिया कि उपांग तो नहीं होते भैया, अनुपस्थित होते हैं, एब्सेंट होते हैं, लेकिन बात यहाँ पर आती है घमन की वापस। तब घमन करने के लिए देखो, उपांग तो नहीं है फिर भी ये घमन करता है। उनके अंदर एक कंकाल होता है, जो कि कंकाल भी अनुपस्थित होता है, लेकिन एक कंकाल होता है मूव, थोड़ा बहुत मूव करने के लिए, तो इस कंकाल को हम बोलते हैं हाइड्रो कंकाल। और हाइड्रोस्केलेटन के माध्यम से वो थोड़ा बहुत मूव करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, गमन करते हैं। अब बात कर लेते हैं श्वसन की, तो श्वसन की बात करेंगे तो शारीरिक सतह से ही करते हैं, ठीक है, शारीरिक सतह से ही करते हैं। शारीरिक सतह मतलब त्वचा से कर लेते हैं, ठीक है, शारीरिक सतह से करते हैं, बाहर से ही श्वसन लेते हैं। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं परिसंचरण तंत्र की, तो परिसंचरण तंत्र होता है वो अविकसित होता है। कैसा होता है, अविकसित होता है। कैसा होता है भैया, अविकसित होता है, ठीक है, विकास नहीं होता पूरा परिसंचरण तंत्र की। इसके बाद हम बात कर लेते हैं तीन होंठ, तो जो एस्केलेमेंथिस के प्राणी होते हैं इसमें तीन होंठ पाए जाते हैं। अब नहीं कितने होंठ है भैया, एक दो दो, ये भाई तीन नहीं है, इसके अंदर तीन पाए जाते हैं, है ना। होंठ का मतलब होंठ नहीं होता है, संवेदन के लिए होता है ना, मतलब सेंस ऑर्गन होते हैं वैसे। तो देखिए पहली बात कर लेते हैं हम इसमें स्पर्शग्राही। स्पर्शग्राही एक होता है ना, स्पर्शग्राही के ऑर्गन को हम बोलते हैं पेपिला। इसका अच्छा सा नाम है क्या, पेपिला। ये जो कि स्पर्शग्राही होता है, स्पर्श करते तो वो ग्रहण कर लेता है और तुरंत बता देता है, हाँ भाई तेरे को कोई मतलब स्पर्श कर रहा है, टच कर रहा है ना, तो फटाक से होता है आपका एस्केलेमेंथिस के प्राणी होते हैं वो उसको भगा देंगे भैया। तो यहाँ पर स्पर्शग्राही होता है पेपिला। अब यहाँ पर बात आती है, दो होते हैं भाई साहब रसायनग्राही। अब रसायनग्राही मतलब केमिकल, ठीक है, उसको ग्रहण करने के लिए रसायनग्राही दो होते हैं, ठीक है। एक का नाम है एम्फिड, ठीक है, एक का नाम क्या है, एम्फिड, और दूसरे का नाम है फेजमिड। फेजमिड, ठीक है, एक का नाम है एम्फिड और दूसरे का नाम है फेजमिड। ये जो आपका फेजमिड होता है ये पाया जाता है पूंछ में। कहाँ पाया जाता है, पूंछ में। ओके, ठीक बात है। अब बात कर लेते हैं उत्सर्जन की, तो उत्सर्जन कैसे करते हैं। उत्सर्जन के लिए इनमें क्या पाया जाता है, प्रोटोनेफ्रिडिया पाया जाता है, ठीक है, एक प्रकार की किडनी होती है प्रोटोनेफ्रिडिया, ये उत्सर्जन करते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया के द्वारा। अब प्रोटोनेफ्रिडिया के द्वारा वो उत्सर्जन करते हैं और इसमें भी एक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है और उससे हम कहते हैं रेनेट कोशिका, रेनेट सेल कहते हैं, ठीक है, रेनेट कोशिका। ये रेनेट कोशिका होती है वो भैया एच आकार की होती है। किस आकार की होती है, एच आकार की होती है। तगड़ी बात है ये तो, याद रखना आपको, ठीक है। उत्सर्जन की बात करेंगे तो प्रोटोनेफ्रिडिया एक किडनी होती है, उसके प्रकार से माध्यम से वो उत्सर्जन करते हैं। साथ में बात करते हैं रेनेट कोशिकाएं होती हैं जो कि एच आकार की पाई जाती है उस प्रोटोनेफ्रिडिया के अंदर। अब बात कर लेते हैं हम भैया उत्सर्जी पदार्थ। तो देखो आपको मैं कहूँ कि इसमें उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है, तो उत्सर्जी पदार्थ हो जाता है इसमें अमोनिया। उत्सर्जी पदार्थ हमारा क्या है, यूरिया, ठीक है, मनुष्य में क्या हो जाता है, यूरिया। लेकिन यहाँ पर एक फंडा है, जो परजीवी प्राणी होते हैं, है ना, जो परजीवी होते हैं वो CO2 का उत्सर्जन करते हैं। किसका उत्सर्जन करते हैं, CO2 का उत्सर्जन करते हैं। ओके, तो आपकी बात करेंगे वापस से, ठीक है, आपकी बात नहीं इसकी बात। उत्सर्जी पदार्थ क्या हो जाता है, अमोनिया, एंड परजीवी की बात करेंगे तो CO2 होते हैं उसका उत्सर्जन करते हैं, परजीवी प्राणी होते हैं वो। बाकी हम लिंग की बात करते हैं तो एक लिंगी होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, एक लिंगी होते हैं, एक जननांग ही पाया जाता है एक प्राणी के अंदर, जैसे कि नर है तो नर जननांग, ठीक है। तो वही बात है, एक लिंगी होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। लैंगिक द्विरूपता, अब ये क्या फंडा है, देखो हम बाहर से किसी को पहचान के देख सकते हैं भैया कि ये लड़का है ये लड़की है ना, ऐसे पहचान सकते हैं ना। तो इसी प्रकार से क्या होता है, जो संघ एस्केलेमेंथिस होता है उनके प्राणियों को हम बाहर से देख के पता कर सकते हैं, ये नर है और ये मादा है, ये मेल है ये फीमेल है, हम पता कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे, तो इनमें लैंगिक द्विरूपता होती है वो पाई जाती है,
ठीक है, क्या होती है, पाई जाती है। अब इसमें खास बात ये है कि पहली बात, नर जो होता है वो भाई साहब वो सिरे पर मुड़ा होता है, ठीक है, अंतिम सिरे पर मुड़ा होता है। मैं अंतिम सिरे लिख देता हूँ, कोई हिंदी में गलत लिख दिया हो तो माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है, थोड़ी मतलब यहाँ पर मात्रा गलत होती है, अंतिम सिरे पर मुड़ा होता है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं मादा। तो मादा भाई साहब तगड़ी होती है, मतलब मादा जो होती है ना वो सीधी होती है और साथ में लंबी होती है, वो कोई मुड़ी हुई नहीं होती है, ठीक है। तो पहचानने का तरीका कैसे, आपको दो बोल दिया भाई साहब एस्केलमेंथिस की प्राणी है और आपको कहेंगे पहचानिए, कैसे पहचानेंगे, जो आपका नर होगा वो उसके अंतिम सिरा मुड़ा होता है, ठीक है। माना कि हमारे पास में कोई नर है भैया, ऐसे है ऐसे, जैसे कि एस्केरिस है, उसका अंतिम सिरा ऐसे मुड़ा होता है तो उसको हम बोलते हैं नर, और अगर ऐसा सिंपल सा है तो उसको हम बोलते हैं मादा, ठीक है। हाँ, यहाँ पर ये खेलने वाला नहीं है वो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, हम बात करते हैं निषेचन की। निषेचन क्या होता है, तो निषेचन नर का शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं, वो कहाँ मिलते हैं, तो एस्केलमेंथिस के प्राणियों के शरीर के अंदर ही मिलते हैं, तो आंतरिक निषेचन होता है, ठीक है। कैसा निषेचन होगा भैया, आंतरिक निषेचन होगा, और इसमें लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती, ये खास बात है। थोड़ा सा ये मार्कर ऐसा चल रहा है, ओके, दिखाई तो दे रहा है भैया। हाँ, कुल मिला के सभी बातें हो गई, एक बार इसको रिवाइंड कर देते हैं, समझिए ध्यान से वापस। हमारे पास में है संघ एस्केलमेंथिस, निमेट हेलमेंथिस, फाइलम एस्केलमेंथिस। इसके हम जनरल कैरेक्टर को समझते हैं। पहली बात, नाम किसने दिया, गेगनबार्ड ने। सामान्य इसको हम क्या कहते हैं, गोलकृमि के नाम से जानता है, राउंड वॉर्म कहते हैं इसको। आवास की बात करेंगे, जलीय होते हैं, परजीवी होते हैं, ठीक है। साथ में आकार की बात करेंगे, बेलनाकार होंगे, शरीर पर खंडविहीन होंगे, खंड नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, खंडविहीन होता है शरीर। और बात कर लेते हैं समिति के, द्विवार समिति पाई जाती है। जनस्तर की बात करेंगे, त्रिप्लोप्लास्टिक होगा, यानी कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म तीनों जनस्तर पाए जाते हैं, ठीक है। शारीरिक संगठन की बात करेंगे तो अंगतंत्र स्तर का होगा, ठीक है, अंगतंत्र का स्तर का होगा। शरीर योजना की बात करेंगे, नलिका के भीतर नलिका, उपांग सिर और कंकाल अनुपस्थित होंगे, गमन हाइड्रोस्केलेटन के द्वारा होता है। श्वसन की बात करेंगे, शारीरिक सतह से होता है। परिसंचरण तंत्र अविकसित होता है, ठीक है, विकास नहीं होता पूरा तरह से इसको। इसके बाद हो जाते हैं तीन होठ पाए जाते हैं, है ना। एक लाली वाला होठ पाया जाता है भैया, हाँ, लाली वाला नहीं है, स्पर्शग्राही वाला है जो कि है पेपिला। और बात करते हैं रसायन ग्राही, जो कि एम्फिड फेजमिड, और एम्फिड फेजमिड जो होता है वो पूंछ पर पाया जाता है। अब फेजमिड के आधार पर हम क्या करेंगे, आगे वर्गीकरण करेंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब बात करते हैं उत्सर्जन की बात करेंगे तो प्रोटॉन एफ्रिडे का उत्सर्जन होता है, इसमें रेनॉल्ड्स सेल पाई जाती है जो कि एच आकार की होती है, ठीक है। उत्सर्जित पदार्थ की बात करेंगे तो अमोनिया, एंड परजीवी होते हैं वो CO2 का उत्सर्जन करते हैं। एंड लिंग की बात करेंगे एक लिंगी होंगे, ठीक है, यूनिसेक्सुअल होते हैं। लैंगिक द्विता पाई जाती है, नर होता है वो थोड़ा मुड़ा होता है, बाकी मादा होती है सीधी लंबी होती है, ठीक है। बात करते हैं निषेचन की, तो आंतरिक निषेचन होता है, बाकी लार्वावस्था नहीं पाया जाता है, यानी कि इनका परिवर्धन होता है वो प्रत्यक्ष टाइप का होता है ना। ये बात लिख देता हूँ मैं, इनका जो परिवर्धन होता है वो किस टाइप का होता है, प्रत्यक्ष टाइप का होता है, डायरेक्ट होता है, ओके, ये बात हो जाती है। तो दोस्तों फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे इसका वर्गीकरण को देखते हैं, ठीक है। तो हाँ जी दोस्तों, अब हम देखते हैं भैया इसका वर्गीकरण। देखो दोस्तों, वर्गीकरण जो किया गया है मैंने आपको पहले ही बता दिया है, फेजमिड के आधार पर किया गया है। और फेजमिड के आधार पर जो संघ एस्केलमेंथिस होता है उसको दो क्लास में डिवाइड किया गया है, ठीक है। दो क्लास है, दो इसके वर्ग हैं। पहला वर्ग ये है फेजमेडिया, दूसरा है एफेजमेडिया। बहुत अच्छा नाम है, फेजमेडिया एफेजमेडिया। देखिए नाम से क्लियर है, फेजमिड में फेजमिड पाए जाते हैं और एफेजमिड में फेजमिड नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग समझ लेते हैं कि फेजमिडिया के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो इतने सारे एग्जाम्पल हैं सारे फेजमिडिया के, बाकी दो एग्जाम्पल हैं एफेजमेडिया के, ठीक है। देखिए एस्केरिस, जो कि आप लोगों ने बहुत बार नाम सुना है एस्केरिस, इसका नाम होता है लोवा लवा, है ना, लवा लवा नहीं है, लोवा लवा है, ठीक है, लोवा लवा। इसका नाम होता है ड्रैकनकुलस मेंडिनेंसिस। ड्रैकनकुलस जो मेंडिनेंसिस होता है उसको हम कहते हैं गिनी कृमि, क्या कहते हैं उसको, गिनी कृमि के नाम से जाना जाता है। और उससे नारू रोग होता है, किस कौन सा रोग होता है, नारू रोग होता है, ठीक है। आगे हो जाता है एंटेरोबियस, क्या हो जाता है, एंट्रोबियस, ठीक है। एंट्रोबियस के बाद हो जाता है वुचेरेरिया। वुचेरेरिया जो होता है ना,
उसे हम कहते हैं फाइलेरिया कृमि। क्या कहते हैं इसको? फाइलेरिया कृमि। ये इंपॉर्टेंट याद रखिए, वुचेरेरिया को हम फाइलेरिया कृमि कहते हैं। ये द्विपरपोषी होता है। द्विपरपोषी का मतलब ये होता है कि अपना लाइफ साइकिल को मतलब पूरा करने के लिए वो क्या करता है, एक परपोषी के अंदर रहेगा, फिर आधी लाइफ साइकिल के बाद वो दूसरे परपोषी में जाएगा। ठीक है, वैसा होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहला वो रहता है मादा मच्छर में, जो कि मादा मच्छर का साइंटिफिक नेम है क्यूलेक्स फेटिजेंस। ठीक है, क्यूलेक्स फेटिजेंस मादा मच्छर। दूसरा होता है मनुष्य लसिका वाहिनी पेशी उत्तक ग्रंथियों में पाया जाता है ना। सेकंड इसका परपोषी है मनुष्य लसिका वाहिनी पेशी उत्तक ग्रंथियों में पाया जाता है। और जो आपका वुचेरेरिया होता है उससे हाथी पावक नामक रोग होता है। ठीक है, हाथी पाव नामक रोग होता है। ओके, तो ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब देख लेते हैं एफ एजमिडिया जो होता है इसके एग्जाम्पल। तो इसके एग्जाम्पल दो ही है, पहला है डेस्मोस्पोलेक्स और दूसरा है ट्राइलोबस एनोप्लस। क्या है? ट्राइलोबस एनोप्लस। एक बार वापस देख लेते हैं वर्गीकरण। फेजमेडिया के आधार पर दो क्लास में डिवाइड किया है, पहला फेजमेडिया, दूसरा एफेजमेडिया। फेजमेडिया में फेजमिड उपस्थित होते हैं, एफेजमेडिया फेजमिड नहीं होते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की। तो एस्केरिस, दूसरा होता है एंट्रोबियस और तीसरा हो जाता है वुचेरेरिया। लोआ लोआ इसका होता है ड्रैकनकुलस मेंडिनेंसिस। ड्रैकनकुलस मेंडिनेंसिस को ग्रीनी कृमि कहते हैं और इसे नाल रोग होता है। वुचेरेरिया होता है उसको फाइलेरिया कृमि कहते हैं और इससे हाथी पाव नामक रोग होता है। और ये द्विपरपोषी है, एक तो मादा मच्छर में रहता है जिसका साइंटिफिक नाम है क्यूलेक्स फेटिजेंस और दूसरा मनुष्य लसिका वाहिनी पेशी उत्तक ग्रंथियों में पाया जाता है। अब बात कर लेते हैं एफ एजमिडिया की। तो इसमें दो एग्जांपल है डेस्मोस्पोलेक्स, ट्राइलोबस एनोप्लस। ठीक है, तो दोस्तों ये था पूरा एक निमेट हेलमिंथेस या एस्केलमिंथेस होता है उसका सारा वर्गीकरण, साथ में उसका लक्षण। तो आपको सारा समझ में आया होगा और वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा उम्मीद करता हूँ। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर देना और बाकी अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है।